वियतनाम, रात का समय। रोहन, काव्या और जय लेवल 2 पर आ चुके थे। काव्या ने डॉक्टर मेहरा की पावर पिल खाकर बर्फीली शक्तियां भी हासिल कर ली थी। इन तीनों ने मिलकर विक्की को ऑलमोस्ट रोक दिया था, लेकिन तभी विक्की ने अपनी एक और पावर अनलॉक कर ली और खुद को आग के गोले में बदल लिया। ज्वालामुखी के लावे में गिरने के बाद विक्की के पास आग की शक्ति आ गई थी। अरे यार, इसकी शक्तियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जय ने कहा। कोई बात नहीं, हम लोग अभी भी इसे हरा सकते हैं, बस हमें खुद पर भरोसा रखना होगा, रोहन ने सबको मोटिवेट किया। तभी विक्की ने अपने हाथ से आग का एक बड़ा गोला बनाया और रोहन और उसके साथियों की ओर फेंक दिया। इससे बर्फ और आग दोनों गोले आपस में टकराए और एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से चारों ओर भाप ही भाप हो गई और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब ये भाप कम हुई तो विक्की के होश उड़ गए। उसने देखा कि रोहन ठीक उसके सामने खड़ा है। वो अपने सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करके बिना कुछ देखे भी उसके पास आ गया था। अब विक्की कुछ समझ पाता तभी रोहन ने विक्की को एक सुपर पंच जड़ दिया। विक्की इस पंच के लिए रेडी नहीं था, इसलिए खुद को संभाल नहीं सका और जमीन पर जा गिरा। ये देख काव्या ने भी टाइम बर्बाद नहीं किया और विक्की के चारों ओर बर्फ की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। इतनी देर में विक्की अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब उसने खुद को इन बर्फीली दीवारों के अंदर कैद पाया तो उसे गुस्सा आया। उसने अपनी आग की शक्तियों का इस्तेमाल कर इन दीवारों को पिघलाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी काव्या और बर्फ फेंककर इन दीवारों को फिर से मजबूत बनाने लगी। इतना ही नहीं, काव्या ने इन बर्फीली दीवारों को विक्की के और नजदीक लाना भी शुरू कर दिया ताकि उसे इसी दीवार के बीच दबाकर मार सके। लेकिन विक्की भी इतनी जल्दी हार मानने के मूड में नहीं था। उसने अपनी आग की लपटों को और बढ़ा दिया और फिर एक बड़ा सा आग का गोला बनाकर जोरदार धमाका किया। इससे काव्या की बनाई बर्फ की सारी दीवारें टूटकर पानी में बदल गई। तभी काव्या को याद आया कि उसके पास बर्फ के साथ साथ पानी की भी शक्तियां हैं। ऐसे में उसने बर्फ के पिघले गर्म पानी को अपने कंट्रोल में लिया और विक्की के शरीर की आग बुझानी चाहिए। उसकी इस ट्रिक ने कुछ हद तक काम भी किया। काव्या ने जानबूझकर पानी की धारा को विक्की के हाथों पर फेंका, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि विक्की अपने हाथों से आग का गोला बना रहा था। काव्या की तरफ से लगातार आ रहे पानी के चलते विक्की अब कोई आग का गोला नहीं बना पा रहा था। रोहन और जय ने इसी का फायदा उठाया और विक्की पर हमला बोलकर लात और घूंसों से उसकी पिटाई करने लगे। लेकिन कई मिनटों की धुलाई के बाद भी वो विक्की को हरा नहीं पा रहे थे। उसे कुछ सेकंड के लिए भी छोड़ो तो वो दोबारा लड़ने को अपने पैरों पर खड़ा हो जाता था। जब डॉक्टर मेहरा ने यह देखा तो वो रोहन के पास आए और चिल्लाकर बोले, रोहन, तुम्हें अपना लेवल और बढ़ाना होगा। अगर विक्की को हराना है तो लेवल 3 को अनलॉक करना होगा। पापा की ये बात सुनकर रोहन भी समझ गया कि विक्की को रास्ते से हटाने का अब यही एक ऑप्शन है। अगर विक्की जिंदा बच गया तो रिया और बाकी लोगों को जान से मार देगा। ऐसे में सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रोहन ने लेवल 3 को अनलॉक करने पर काम शुरू कर दिया। उधर विक्की ने जब सुना कि डॉक्टर मेहरा रोहन को अपना लेवल बढ़ाने की बात कह रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपना लेवल बढ़ा लूं। अगर वो रोहन से पहले अपनी शक्तियों को और बढ़ा पाता है तो फायदे में रहेगा। तभी रोहन और जय से मार खा रहे विक्की ने अपनी बॉडी को और पुश किया और 10 फुट का विक्की 15 फुट में बदल गया। ये देख रोहन और जय हैरान रह गए। ये तो हर लड़ाई के साथ अपना साइज बढ़ाता जा रहा है। जय ने हैरान होकर कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ घंटों बाद ये हमसे लड़कर और भी बड़ा बन सकता है। काव्या ने चिंता जताई, लगता है हमें अब लड़ने की बजाय विक्की को मारने पर फोकस करना होगा। ये जंग जीतने का अब और कोई रास्ता नहीं है। रोहन ने दिमाग लगाते हुए कहा, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? जय ने पूछा। अब रोहन कुछ कहता तभी 15 फुट का बन चुका विक्की फिर से एक्टिव हो गया और इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा ताकत लेकर रोहन और जय पर हमला बोल दिया। इस बार विक्की का एक एक पंच ही दोनों को कई फुट दूर फेंकने के लिए काफी था। उधर रोहन और जय के दूर गिरते ही काव्या ने विक्की पर बर्फ के गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन अब ये गोले भी विक्की पर बेकार साबित हो रहे थे, क्योंकि उसका साइज बढ़ने के साथ साथ
उसकी आग की शक्ति भी बढ़ चुकी थी। उसके विशाल आग के गोलों के आगे काव्या की बर्फ कुछ ही सेकंड में पानी बन जाती थी। काव्या ने उस पानी से भी विक्की पर हमला करना चाहा, लेकिन विक्की की आग की गर्मी इतनी अधिक थी कि उसका पानी भी भाप बनकर उड़ रहा था। अब विक्की काव्या के इस बर्फ और पानी के खेल से बोर हो चुका था, इसलिए उसने काव्या को टारगेट किया और एक पंच से उसे भी दूर जमीन पर पड़े जय और रोहन के पास पहुंचा दिया। अब विक्की उन सभी का खेल खत्म करने के लिए उनके पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी नजर रिया पर पड़ी। उससे नजरें मिलते ही विक्की ने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि वो रिया से अपनी फूटी आंख का बदला लेना चाहता था और अभी उसे बचाने वाले तीनों लोग जमीन पर पड़े थे, तो उसे रिया को खत्म करने का ये अच्छा मौका दिखा। इस बार उसने बातों में कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट रिया के ऊपर आग का एक बड़ा गोला फेंककर उसे जलाकर राख करना चाहा। ये देख रिया डर गई और जोर से चिल्ला उठी, रोहन बचाओ! तभी एक हवा का झोंका आया और विक्की ने जो बड़ा आग का गोला रिया के ऊपर फेंका था, वो उस हवा की पावर से उड़कर वापस विक्की के ऊपर ही चला गया और एक जोरदार धमाका हुआ। विक्की कुछ समझ ही नहीं पाया कि उसका फेंका आग का गोला उसी पर वापस आकर कैसे लग गया। जब उसने ध्यान से देखा तो रोहन को रिया के ठीक पीछे खड़ा पाया। दरअसल विक्की ने जब रिया पर आग का गोला फेंका था, तब रोहन बिजली की रफ्तार से दौड़कर रिया के पीछे आ गया था और फिर उसने अपनी सुपर फूंक से विक्की के आग के गोले को उड़ाकर उसी की ओर फेंक दिया था। उधर डॉक्टर मेहरा ने जब रोहन की ये पावर देखी तो उनकी नजर सबसे पहले रोहन के ब्लू स्टोन लॉकेट पर गई, जो बहुत तेजी से चमक रहा था। ये देख डॉक्टर मेहरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोहन, तुमने कर दिखाया, तुम लेवल 3 पर आ गए। डॉक्टर मेहरा खुश होकर बोले, जिसे सुनकर जय, काव्या और रिया भी रोहन को हैरत भरी नजरों से देखने लगे। दरअसल रोहन जब इतनी देर से जमीन पर पड़ा था तो अपनी इंद्रियों पर फोकस करके लॉकेट की लेवल 3 की शक्तियों को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, और फिर जब उसने रिया को मुसीबत में देखा तो आनन फानन में उसने अपनी बॉडी को इतना अधिक पुश किया कि उसे भी खुद पता नहीं लगा कब वो लेवल 3 पर आ गया। वो तो डॉक्टर मेहरा के पॉइंट आउट करने पर उसे रियलाइज हुआ कि उसने लेवल 3 की शक्तियों को अनलॉक कर लिया है। रोहन की लेवल 3 की शक्तियां अभी ताजी ताजी थी और रोहन कोई भी टाइम वेस्ट कर इस एनर्जी को जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ना आओ देखा ना ताओ और सामने खड़े 15 फुट के विक्की पर हमला बोल दिया। रोहन का एक पंच पड़ते ही विक्की के मुंह से खून की धारा बाहर बह निकली। फिर दूसरा पंच पड़ते ही वो लड़खड़ाने लगा और तीसरे पंच में जमीन पर गिर पड़ा। रोहन, याद रहे, हमें इससे ज्यादा नहीं लड़ना है, इसे फौरन मारना है, वरना ये फिर से लड़ते लड़ते खुद को अपग्रेड कर लेगा। काव्या ने रोहन को याद दिलाया, जिसे सुनकर रोहन ने हाँ में सर हिलाया और अब विक्की को ठिकाने लगाने का तरीका खोजने लगा। तभी ज्वालामुखी के अंदर लावा का एक जोरदार धमाका हुआ। दरअसल इस ज्वालामुखी के ऊपर रोहन और उसके साथी काफी देर से एक्टिव थे, इससे इसके अंदर की हलचल और भी तेज हो गई थी। अब इसे देख ऐसा लग रहा था कि यह विशाल ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकता है। रोहन को भी ये बात समझ में आ गई थी और वो अब ज्वालामुखी की पावर को विक्की के खिलाफ इस्तेमाल कर उसे मारना चाहता था। यही सोचते हुए रोहन ने विक्की को अपने कंधों पर उठा लिया और ज्वालामुखी की ओर फेंक दिया, लेकिन विक्की उसके ठीक किनारे पर आकर रुक गया। तभी रोहन ने सुपर फास्ट स्पीड से विक्की की ओर दौड़ना शुरू किया और उसे एक सुपर स्पीड पंच मारकर ज्वालामुखी में फेंक दिया। इससे विक्की सीधा ज्वालामुखी के लावा के अंदर जा गिरा। ये देख काव्या टेंशन में आ गई। रोहन, तुमने ये क्या किया? लास्ट टाइम जब हमने उसे अंदर फेंका था तो पता है ना क्या हुआ था? वो फिर से और ताकतवर बनकर बाहर निकला था, काव्या ने चिंता जताते हुए कहा। इस पर रोहन बोला, हाँ मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन इस बार हम उसे बाहर निकलने का मौका ही नहीं देंगे, अंदर ही उसका दम घोटकर उसे मार देंगे। रोहन ने जवाब दिया। क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। काव्या कंफ्यूज होकर बोली, समझाने का वक्त नहीं है, तुम बस वो करो जो मैं कहता हूं, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। रोहन ने जवाब दिया, जिस पर काव्या ने रोहन पर भरोसा किया और बिना कोई सवाल किए बोली, ठीक है बताओ क्या करना है। इस पर रोहन बोला,
अपनी बर्फीली शक्तियों को मैक्सिमम लेवल पर ले जाओ और इस पूरे ज्वालामुखी के खुले मुंह को बर्फ की चादर से ढक दो। ध्यान रहे, ज्वालामुखी के मुंह पर बना बर्फ का यह ढक्कन पूरी तरह एयर टाइट होना चाहिए। रोहन के कहने पर काव्या थोड़ा बहुत समझ गई कि रोहन का क्या प्लान है। उसने बिना कोई वक्त बर्बाद किए अपना पूरा जोर लगा दिया और उस ज्वालामुखी के मुंह पर बर्फ की चादर बिछा दी। अब ज्वालामुखी के अंदर की गर्मी की वजह से यह बर्फ नीचे से पिघल जरूर रही थी, लेकिन काव्या उसके ऊपर हाथों हाथ और मजबूत बर्फ की परत चढ़ाए जा रही थी। इस बर्फ के ढक्कन और अंदर मौजूद लावा की गर्मी की वजह से उस ज्वालामुखी में ढेर सारी भाप बनने लगी। इससे अब वो ज्वालामुखी एक बिना सीटी के प्रेशर कुकर की तरह बन गया था, जो किसी भी पल फट सकता था। उधर ज्वालामुखी के अंदर मौजूद विक्की सर से लेकर पांव तक गर्म लावा में डूबा था। वो इससे मरा तो नहीं था, लेकिन उसकी हालत खराब थी। वो अब लावा से बाहर निकलकर ऊपर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने देखा कि ज्वालामुखी के मुंह पर बर्फ का एक ढक्कन लगा है और अंदर लगातार भाप बनते जा रही है। इसके साथ ही बाहर की फ्रेश हवा अंदर नहीं आ पा रही है। इससे ज्वालामुखी के अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी और इस ऑक्सीजन की कमी के चलते विक्की को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसलिए वो ज्वालामुखी के टॉप पर जाकर काव्या के बनाए बर्फ के ढक्कन को तोड़कर बाहर नहीं निकल सका। अब उस ज्वालामुखी के अंदर अच्छा खासा प्रेशर बन गया था। उसके अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। उसके आसपास का पूरा एरिया हिलने लगा। बाहर खड़े रोहन और उसके साथियों के पैरों तले मौजूद जमीन तेजी से वाइब्रेट होने लगी। कुछ में दरारें भी पड़ने लगी। यह ज्वालामुखी अब किसी भी पल फट सकता है। जय, तुम पापा और रिया को लेकर फौरन यहां से निकलो, रोहन चिल्लाया, जिस पर जय ने हामी भरी और डॉक्टर मेहरा और रिया का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी सुपर फास्ट स्पीड से वहां से ले जाने लगा। लेकिन रोहन, तुम्हारा और काव्या का क्या होगा? अगर ये ज्वालामुखी फटा तो तुम भी इसके साथ मर सकते हो, रिया ने टेंशन में आकर बोला। तुम लोग हमारी फिक्र मत करो, हम कुछ न कुछ सोच लेंगे, रोहन ने जवाब दिया। लेकिन रिया अभी भी नहीं मानी। जय, तुम फौरन रिया और पापा को लेकर यहां से निकलो, ये मेरा ऑर्डर है, अभी, रोहन चिल्लाकर सख्त लहजे में बोला, क्योंकि वो रिया और उसके पापा को सबसे पहले सेव करना चाहता था। ये सुनते ही जय रिया और डॉक्टर मेहरा को लेकर वहां से निकल पड़ा। फिर ये तीनों जैसे ही ज्वालामुखी से दूर गए, वहां एक जोरदार धमाका हुआ। रोहन, नहीं, रिया टेंशन में चिल्लाई। तो अब क्या होगा आगे? क्या इस धमाके में विक्की के साथ साथ रोहन और काव्या का भी खेल खत्म हो जाएगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियम। वियतनाम, रात का समय। रोहन और काव्या ने सुपर ह्यूमन बने विक्की को ज्वालामुखी के अंदर फेंककर बर्फ के ढक्कन से पैक कर दिया था। इससे ज्वालामुखी में एक जोरदार धमाका हुआ। रोहन के फोर्स करने पर जय रिया और डॉक्टर मेहरा को ज्वालामुखी से दूर सेफ ले गया था, लेकिन विक्की को मारने के चक्कर में रोहन और काव्या वहीं रुके हुए थे। इसीलिए जब उस ज्वालामुखी में जोर का धमाका हुआ तो रिया की टेंशन बढ़ गई। रोहन, नहीं, रिया चिल्लाई। क्या रोहन और काव्या दीदी भी इस धमाके में? जय इमोशनल होकर बोला और फिर रुक गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रोहन को कुछ नहीं हो सकता, रिया नम आंखों से बोली। उधर जब सबने ज्वालामुखी की ओर देखा तो उसके टॉप से गर्म लावा बहता हुआ नीचे आ रहा था। ज्वालामुखी फटने की वजह से यह लावा काफी मात्रा में आ रहा था। तभी इस बहते हुए लावा के ऊपर उन्हें कुछ दिखा, जिसे देखकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने देखा कि उस लावे के ऊपर बर्फ की एक बड़ी सी सिल्ली बहती आ रही है, जिसके ऊपर काव्या और रोहन सवार थे। बर्फ लावा की गर्मी से पिघल ना जाए, इसलिए काव्या उस पर लगातार बर्फ की परत चढ़ाती जा रही थी। रोहन और काव्या को सही सलामत देखकर सबके चेहरे खिल उठे। फिर कुछ ही देर में रोहन और काव्या इस बर्फ की सिल्ली पर स्लाइड करते हुए सबके पास आ गए। रोहन, तुम ठीक हो? रिया खुश होकर बोली और दौड़कर रोहन को गले से लगा लिया। हाँ रिया, मैं ठीक हूं, रोहन ने रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए जवाब दिया। लेकिन आप लोग उस धमाके से बच कैसे गए? जय ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। दरअसल जब धमाका हुआ तो मैंने अपने सुरक्षा कवच और बर्फ की पावर दोनों को कंबाइन करके एक स्नोबॉल बना ली, और रोहन और मैं इस स्नोबॉल की होने की वजह से धमाके की आग से बच गए।
काव्या ने एक्सप्लेन किया। लेकिन वो विक्की, उसका क्या हुआ? डॉक्टर मेहरा ने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन जब धमाका हुआ वो ज्वालामुखी के अंदर ही कैद था। मुझे नहीं लगता कि वो उस धमाके से बच सका होगा, रोहन ने कहा। तभी काव्या की नजर ऊपर से बहते हुए आ रहे लावा पर गई। रोहन, वहां वो लावा में जो बड़ी सी चीज बहकर आ रही है, क्या वो विक्की है? काव्या ने दूर इशारा करके पूछा। फिर रोहन ने उस डायरेक्शन में ध्यान से देखा। हाँ, आई थिंक ये विक्की ही है, बस उसकी बॉडी लावा से कवर हो चुकी है, रोहन ने कंफर्म किया। बाकियों ने भी उस ओर देखा। फिर जब विक्की की बॉडी बहकर उनके पास आई तो रोहन ने एक स्टिक से विक्की की बॉडी को हिलाया। विक्की की बॉडी में अभी भी कोई मूवमेंट नहीं हुई। आई थिंक विक्की अब नहीं रहा, रोहन ने ऑलमोस्ट कंफर्म करके कहा। फिर डॉक्टर मेहरा ने विक्की की बॉडी का अच्छे से इंस्पेक्शन किया और कुछ देर बाद बोले, विक्की सिंघानिया मर चुका है। ये सुनते ही वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रिया इस साइलेंस को ब्रेक करते हुए बोली, चलो, एक तरह से ये अच्छा ही हुआ विक्की से पीछा छूटा, वरना वो फिर हम पर हमला करता और हमारी जान को फिर से खतरा होता। खतरा तो अभी भी है, बल्कि अब और ज्यादा है, डॉक्टर मेहरा ने सीरियस होकर कहा। क्या मतलब? रोहन ने इंटरेस्ट लेकर पूछा। विक्की का बाप विकास सिंघानिया, वो बहुत टेढ़ा आदमी है। जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा मर गया है तो वो और भी बदले में अटैक कर सकता है। लेकिन जहां तक मैंने उसके बारे में सुना है, उसका अपने दुश्मनों से बदला लेने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। वो बहुत ज्यादा पर्सनल होकर वार करता है और अब तो वो बिग बुल से भी हाथ मिला चुका है। मतलब ये खतरा डबल हो सकता है। डॉक्टर मेहरा ने पूरी बात समझाई। मतलब विक्की को मारने से हमें फायदा नहीं, नुकसान हुआ, काव्या ने कहा। हाँ, तुम ये कह सकती हो, लेकिन खुद को बचाने के लिए इसे मारना भी जरूरी था। और इसके मरने से सिर्फ नुकसान ही नहीं हुआ है, कुछ फायदा भी हो सकता है। इतना बोलकर डॉक्टर मेहरा विक्की की डेड बॉडी को ध्यान से देखने लगे। फायदा? कैसा फायदा? काव्या ने पूछा। तुम ये सब छोड़ो, अब हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन हम विक्की की बॉडी को यहां नहीं छोड़ेंगे, मैं इसका कुछ इंतजाम कर देता हूं। विकास सिंघानिया को अपने बेटे की मौत की भनक जितनी देर से लगे, हमारे लिए उतना अच्छा है। तब तक हम ट्रेनिंग करके खुद को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। और काव्या की फायदे वाली बात को सफाई से घुमा दिया। इसके बाद डॉक्टर मेहरा ने रोहन, रिया, काव्या और जय को वापस घर आराम करने के लिए भेज दिया और खुद ये कहकर रुक गए कि मैं विक्की की बॉडी को ठिकाने लगाकर आता हूं। रोहन और बाकियों के जाते ही डॉक्टर मेहरा ने विक्की की डेड बॉडी को एक प्लास्टिक में रैप किया और अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर रात के अंधेरे में कहीं गुम हो गए। अगली सुबह सिंगापुर में बिग बुल की सुपर विलेन फैक्ट्री में हलचल तेज हो गई। विक्की अभी तक लौटा नहीं था। विकास सिंघानिया ने उस ज्वालामुखी वाली जगह पर अपने आदमियों को भेजा था, लेकिन वहां उन्हें तबाह हो चुके ज्वालामुखी के सिवाय कुछ नहीं मिला। ऐसे में अब सबके मन में यही सवाल था कि विक्की आखिर गया तो गया कहां? मेरा बेटा कहां है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? विकास सिंघानिया गुस्से से तिलमिलाता हुआ लैब में दाखिल हुआ। डॉक्टर इकबाल और बिग बुल पहले से ही वहां मौजूद थे। टेंशन मत लो विकास, हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, विक्की जल्द मिल जाएगा, बिग बुल ने विकास को दिलासा दिलाया। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम लोगों ने मेरे बेटे को अब तक का सबसे पावरफुल सुपर ह्यूमन बनाया था, लेकिन फिर भी वो रोहन और बाकी लोगों से हार कैसे गया? क्योंकि अगर वो जीत जाता तो यहां हमारे पास होता, और चलो वो हार भी गया तो अब कहां है? हमें वो अभी तक मिला क्यों नहीं? विकास सिंघानिया ने ऊंची आवाज में कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने विक्की को मार दिया हो? डॉक्टर इकबाल ने अंदाजा लगाते हुए कहा। लेकिन अगर ऐसा होता तो हमें विक्की की डेड बॉडी तो मिलती। अब वो लोग उसकी डेड बॉडी को तो अपने साथ नहीं ले जाएंगे, विकास सिंघानिया ने चिढ़ते हुए कहा। डॉक्टर इकबाल, एक काम करो, सबसे पहले तुम विक्की को खोजने की कोशिश करो, बिग बुल ने डॉक्टर इकबाल को ऑर्डर दिया। तभी डॉक्टर इकबाल के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। सर,
हमने विक्की की बॉडी में डेटा स्टडी करने के लिए जो चिप लगाई थी उसमें एक जीपीएस ट्रैकर भी था, तो हम विक्की की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? अभी इस पर काम शुरू कर दो, बिग बुल बोला, जिस पर डॉक्टर इकबाल ने हाँ में गर्दन हिला दी। उधर रोहन और उसके साथी सीक्रेट आइलैंड पर बने डॉक्टर मेहरा के घर में रात भर आराम करने के बाद सुबह काफी तरोताजा महसूस कर रहे थे। तभी रोहन की नजरें डॉक्टर मेहरा को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे घर में कहीं नजर नहीं आए। इससे वो थोड़ा परेशान हो गया। क्या हुआ रोहन, इतनी टेंशन में क्यों दिख रहे हो? रिया ने पूछा। कुछ नहीं, बस वो पापा कहीं नजर नहीं आ रहे। आई होप वो ठीक हो, किसी मुसीबत में ना फंसे हों, रोहन सीरियस होकर बोला। अरे हाँ, अंकल तो उस विक्की की बॉडी को ठिकाने लगाने गए थे ना? क्या अभी तक उन्होंने वो काम नहीं किया? इतनी देर क्यों लगा दी? रिया ने भी शक करते हुए पूछा। अब विक्की की बॉडी भी तो लास्ट मोमेंट में 15 फुट की थी, तो हो सकता है कि उसे ठिकाने लगाने में दिक्कत आ रही हो, काव्या ने अंदाजा लगाया। अरे तुम लोग इतनी टेंशन मत लो, रुको, मैं अभी चाचू को कॉल करके पूछ लेता हूं कि वो कहां है। जय माहौल शांत करते हुए बोला और फिर अपना मोबाइल निकालकर डॉक्टर मेहरा को कॉल करने लगा। घंटी जा रही है, जय ने कहा। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रही है, काव्या बोली। लेकिन तुम्हें कैसे सुनाई दे रही है? मैंने मोबाइल लाउड स्पीकर पर तो किया नहीं है। जय हैरान होकर बोला। घंटी तो मैं भी सुन सकती हूं, रिया बोली। तभी जय ने मोबाइल से कान हटाया तो उसे भी घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। ये घंटी की आवाज तो घर के बाहर से आ रही है। रोहन आवाज की डायरेक्शन फॉलो करते हुए बोला और तभी उसने घर का दरवाजा खोलकर चेक करना चाहा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसका सीरियस चेहरा खुशी में बदल गया। पापा आप आ गए? डॉक्टर मेहरा गेट पर ही खड़े थे, इसलिए जय ने जब कॉल किया तो सभी को उनके फोन में बज रही घंटी सुनाई दे रही थी। पापा आप रात भर कहां थे? हमें चिंता हो रही थी। क्या आपने विक्की की बॉडी को ठिकाने लगा दिया? रोहन ने एक के बाद एक कई सवाल डॉक्टर मेहरा पर दाग दिए, जिस पर डॉक्टर मेहरा ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत करते हुए बोले, फिक्र मत करो, मैंने विक्की का अच्छे से इंतजाम कर दिया है। अब कोई भी उसे कभी नहीं खोज पाएगा। विक्की जिंदा है या मर गया है, ये हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा। डॉक्टर मेहरा फुल कॉन्फिडेंस से बोले। अगली सुबह डॉक्टर मेहरा के घर में सभी लंच कर रहे थे। पापा, अब हमारी अगली ट्रेनिंग क्या होगी? हमें कहां जाना होगा? रोहन ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। फिलहाल मैं कुछ दिनों तक ज्यादा बिजी रहने वाला हूं, इसलिए तुम्हारी अगली ट्रेनिंग की प्लानिंग का टाइम नहीं मिल पाएगा, डॉक्टर मेहरा ने जवाब दिया। यह सुनकर रिया को सबसे ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि डॉक्टर मेहरा हमेशा बच्चों को ट्रेनिंग देने और उनका लेवल बढ़ाने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन आज वो ट्रेनिंग को इग्नोर कर रहे हैं। आखिर उन्हें अचानक अब ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया है? रिया इस बारे में गहराई से सोचने लगी। फिर उसके दिमाग में एक शक ये भी आया कि लास्ट नाइट डॉक्टर मेहरा पूरी रात गायब थे, तो आखिर वो कहां थे और क्या कर रहे थे? रिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी काव्या बोली, पापा, लेकिन आप बिजी हैं, तब तक हम लोग क्या करेंगे? मैंने तो सोचा था कि मैं भी ट्रेनिंग के बाद खुद को रोहन की तरह लेवल 3 पर ले जाऊंगी। हाँ चाचू, अब तो मुझे भी लेवल 3 पर जाना है, जय बीच में बोला। ये सुनकर डॉक्टर मेहरा कुछ देर चुप रहे और फिर कुछ सोचकर बोले, ठीक है, तुम लोग एक काम करो, जब तक मैं बिजी हूं, यहां घर के बाहर जंगलों में आपस में फ्रेंडली फाइट करो, एक दूसरे को हराने की कोशिश करो और एक दूसरे से ही अपने लेवल को बढ़ाने की टेक्निक सीखो। याद रहे, तुम्हें जल्द से जल्द लेवल 5 अचीव करना है। डॉक्टर मेहरा के इस आइडिया पर सभी ने सहमति जताई। फिर डॉक्टर मेहरा अपने पर्सनल काम से वहां से चले गए, जबकि बाकी कुछ देर बाद घर के बाहर खुले मैदान में आ गए। जैसा कि पापा ने कहा, हमें इस फाइट में लॉकेट के लेवल और उसकी शक्तियों पर फोकस करना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब पहले अपने अपने लॉकेट को खुद से ही कुछ ही सेकंड में एक्टिव करके डायरेक्ट किसी भी लेवल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। रोहन ने सलाह दी, जिस पर काव्या और जय ने
हाँ, मैं गर्दन हिला दी। अब तीनों अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगे। सबसे पहले रोहन ने अपनी सभी इंद्रियों पर काबू पाया और फिर खुद को उस लॉकेट से जोड़ते हुए महज 1 ही मिनट में अपना ब्लू स्टोन लॉकेट एक्टिव कर लिया। उधर काव्या भी यही प्रोसेस कर रही थी, लेकिन उसका तरीका रोहन से थोड़ा सा अलग था। वो खुद को आध्यात्मिक रूप से लॉकेट से जोड़ती है और फिर उसकी सभी इंद्रियां खुद ब खुद लॉकेट को एक्टिव कर देती हैं। उसे लॉकेट को एक्टिव करने में 3 मिनट का टाइम लगा। अब जय अकेला बचा था जिसने लॉकेट अभी तक एक्टिव नहीं किया था। उसने इसे एक्टिव करने की कोई स्पेशल प्रोसेस भी नहीं बनाई थी। जय ने अपनी आंखें बंद करके लॉकेट के बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन वो अपने चंचल मन को फोकस नहीं कर पा रहा था। उसके माइंड में 17 चीजें मंडरा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। उसने अपनी फेवरेट फिल्म अभिनेत्री को ये ब्लू स्टोन लॉकेट पहने हुए इमेजिन किया। उसकी ये ट्रिक काम भी कर गई। अब वो सिर्फ इस लॉकेट को अपनी बंद आंखों के सामने देख पा रहा था। तभी उसे इस लॉकेट को पाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई और वो अचानक इस लॉकेट से कनेक्ट कर गया। फिर अगले ही पल उसके गले में मौजूद ब्लू स्टोन लॉकेट चमक उठा। ऐसा करने में उसे लगभग 5 मिनट का समय लगा। प्रिया टाइमर ऑन करके ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी। रोहन, तुमने 1 मिनट में अपना लॉकेट एक्टिव किया, काव्या ने 3 मिनट में और जय को 5 मिनट लगे। रिया ने अपने मोबाइल का टाइमर देखकर कहा, ओके, हम अगली बार और भी कम समय में अपने लॉकेट को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे, रोहन बोला। फिर अगले कुछ घंटे सभी ने यही प्रैक्टिस की और देखते ही देखते वो तीनों अब कुछ ही सेकंड में अपना लॉकेट अपने मैक्सिमम अचीव्ड लेवल तक ले जाने लगे। दिलचस्प बात यह रही कि रोहन से फ्रेंडली फाइट करते हुए जय और काव्या भी लेवल 3 पर आ गए थे। रात हो गई, लेकिन डॉक्टर मेहरा अभी भी नहीं लौटे थे। ये पापा कहाँ रह गए? क्या उनका जरूरी काम अभी तक नहीं हुआ? रोहन ने मन ही मन सोचा। उधर डॉक्टर रोहित मेहरा की सीक्रेट लैब में उनके और यशपाल के सामने एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था। इस टेबल को और भी कई वैज्ञानिकों ने घेर रखा था। सभी इस टेबल पर मौजूद चीज को ध्यान से देख रहे थे। उस पर छुरी चाकू चलाकर उसकी चीर फाड़ कर रहे थे। दरअसल ये चीज और कुछ नहीं बल्कि विक्की की डेड बॉडी थी, जिसे डॉक्टर मेहरा कहीं फेंकने की बजाय अपनी लैब में ले आए थे। डॉक्टर रोहित मेहरा विक्की की डेड बॉडी को अपनी लैब में आखिर क्यों ले आए थे? आखिर क्या चल रहा है डॉक्टर मेहरा के दिमाग में? क्या है उनके इरादे? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड। सिर्फ वियतनाम, रात का समय। डॉक्टर मेहरा के सीक्रेट लैब में टेबल पर विक्की की डेड बॉडी रखी हुई थी। डॉक्टर मेहरा, यशपाल और बाकी वैज्ञानिक इस बॉडी की चीर फाड़ कर रहे थे। उन्होंने विक्की की डेड बॉडी से कई सारे वायर्स भी कनेक्ट कर रखे थे। ये वायर्स एक कंप्यूटर स्क्रीन से जुड़े हुए थे जिस पर कुछ इंफॉर्मेशन शो हो रही थी। सर, इस विक्की की बॉडी में एक खास तरह का केमिकल मिला है। शायद इसे सुपर ह्यूमन बनाने में इस केमिकल की सबसे बड़ी भूमिका रही है, एक वैज्ञानिक डॉक्टर मेहरा से बोला। एक खास तरह का केमिकल? जरा बताना, डॉक्टर मेहरा ने कहा और फिर वो बारीकी से उस केमिकल को स्टडी करने लगे। ये केमिकल तो काफी अलग है। लगता है इसे लैब में कई तरह के यूनिक केमिकल से मिलाकर बनाया गया है। जब मैं बिग बुल की लैब में काम करता था तब ऐसे केमिकल्स नहीं हुआ करते थे। लगता है ये केमिकल उन सभी पुराने केमिकल से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, डॉक्टर मेहरा ने कहा और फिर अपने साथ खड़े वैज्ञानिक से कहा, तुम विक्की की बॉडी से इस केमिकल का सैंपल ले लो और दूसरे वैज्ञानिकों की टीम को इस केमिकल की स्टडी करने पर लगा दो। अगर हमने भी इस केमिकल का फॉर्मूला क्रैक कर लिया तो हम भी विक्की की तरह पावरफुल विलेन बना सकते हैं। डॉक्टर मेहरा की ये बात सुनकर उस वैज्ञानिक ने विक्की की बॉडी से केमिकल का सैंपल ले लिया और आगे की तैयारी करने लगा। उधर बिग बुल की सुपर विलेन फैक्ट्री में डॉक्टर इकबाल बिग बुल के पास दौड़ता हुआ आया। सर, हमने कर दिखाया। हमने विक्की की बॉडी में लगी हुई चिप की लोकेशन ट्रैक कर ली। यह सुनकर बिग बुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत खूब, अब पता चल जाएगा कि उस डॉक्टर मेहरा ने विक्की के साथ क्या किया, उसे कहां छुपा कर रखा है। क्या हम अपनी टीम को वहां भेजें? डॉक्टर इकबाल ने पूछा। नहीं, वहां जाने से पहले मैं एक खास काम करना चाहता हूं।
ये काम होते ही हम रोहन और डॉक्टर मेहरा का काम चुटकियों में खत्म कर देंगे, बिग बुल बोला। फिर बिग बुल ने डॉक्टर इकबाल के कान में कुछ कहा और वो लोग किसी बड़ी चीज की तैयारी में लग गए। कुछ दिन और बीत गए। डॉक्टर रोहित मेहरा अपनी सीक्रेट लैब में विक्की की डेड बॉडी का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे थे। विक्की की बॉडी की छानबीन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। आई थिंक हमें विक्की की बॉडी से जितनी जानकारी चाहिए थी वो लगभग मिल गई है। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ और जरूरी चीज मिलना बाकी है, डॉक्टर मेहरा ने अपने साथी वैज्ञानिकों से कहा, जिसे सुनकर सभी वैज्ञानिकों ने विक्की की बॉडी को स्टडी करना छोड़ दिया। लेकिन यशपाल अभी भी विक्की की बॉडी में लगा हुआ था। यशपाल, क्या कर रहे हो? अब और इस बॉडी पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। विक्की को सुपर ह्यूमन बनाने में उस केमिकल का हाथ था जिसे हमने स्टडी के लिए भेज दिया है। अब ये बॉडी हमारे किसी काम की नहीं है, डॉक्टर मेहरा ने कहा। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी बस थोड़ा इधर उधर और टटोल लूं। कई बार एक खास चीज मिलने पर हम दूसरी खास चीज को नहीं ढूंढ पाते हैं। क्या पता मेरे हाथ भी कुछ काम की चीज लग जाए, यशपाल ने जवाब दिया और विक्की की बॉडी से चीर-फाड़ करना जारी रखा। कुछ मिनटों के बाद यशपाल ने भी हार मान ली। उसे भी लगा कि अब इस बॉडी में कुछ खास नहीं बचा है। अब यशपाल विक्की के पास से उठने ही वाला था कि तभी उसे विक्की के कान के अंदर कुछ चमकती चीज दिखाई दी। ये देखकर वो वापस विक्की के पास बैठ गया और उस चीज को छोटे से चिमटे से पकड़कर बाहर निकाल लिया। अब ये क्या चीज है? यशपाल ने उस चमकती चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कहा, लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और वो बोला, ये तो कोई चिप लगती है। एक चिप? लेकिन उन लोगों ने विक्की के शरीर में ये चिप क्यों लगाई होगी? डॉक्टर मेहरा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। ये पता लगाने का बस एक ही रास्ता है। इतना बोलकर यशपाल ने चिप को अपने कंप्यूटर में लगा दिया। फिर इस चिप में मौजूद डेटा को रीड करने लगा। अरे वाह, हमने फालतू में ही विक्की पर स्टडी करने में इतना टाइम बर्बाद किया। काश ये चिप हमें पहले ही मिल जाती तो हमारा काफी टाइम बच जाता। इस चिप में विक्की की हर डिटेल्स मौजूद हैं। उसमें कौन कौन सी पावर्स थी, उनका लेवल क्या था, उसने कब किस पावर का कितनी देर इस्तेमाल किया, खुद को कैसे अपग्रेड किया और वो किस किस लोकेशन पर गया। यशपाल ने चिप का सारा डेटा रीड करते हुए कहा। लेकिन उसकी कही इतनी बातों में पता नहीं क्यों डॉक्टर मेहरा के दिमाग में लोकेशन शब्द बार बार मंडरा रहा था। तभी उनकी आंखें अचानक बड़ी हो गई और वो टेंशन में आ गए। ओह शिट, क्या ये चिप विक्की की पावर्स के डेटा के साथ साथ उसकी लोकेशन भी भेज सकती है? डॉक्टर मेहरा ने यशपाल से पूछा। हाँ शायद भेज सकती है, पर तुम क्यों इतनी टेंशन में आ रहे हो? यशपाल ने कहा। यशपाल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। मुझे विक्की को यहां नहीं लाना चाहिए था। विक्की को खोजने के लिए वो लोग इस चिप की लोकेशन वाले फीचर का इस्तेमाल जरूर करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो बिग बुल के आदमी विक्की को खोजते हुए यहां आ जाएंगे और उन्हें हमारी सीक्रेट लैब का पता चल जाएगा। डॉक्टर मेहरा ने अपनी टेंशन की वजह एक्सप्लेन की। यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अब हम क्या करेंगे? यशपाल ने भी टेंशन में आकर पूछा। सबसे पहले विक्की और इस चिप को इस लैब से कहीं दूर फेंक आएंगे ताकि बिग बुल के आदमी हमारी लैब के आसपास भी ना भटक सकें, डॉक्टर मेहरा ने सजेशन दिया। फिर सभी विक्की और उस चिप को सीक्रेट लैब से बाहर निकालने की तैयारी करने लगे। लेकिन कुछ ही देर में पूरी लैब में रेड लाइट जलने लगी। अलर्ट अलर्ट, लैब की सिक्योरिटी खतरे में है, घुसपैठिए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस ने वार्निंग दी। अरे नहीं, लगता है वो लोग आ गए, डॉक्टर मेहरा हैरान और निराश होकर बोले। फिर उन्होंने अपनी सीसीटीवी कैमरे वाली स्क्रीन ऑन करी। उन्हें जो नजारा दिखा वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि नदी किनारे बिग बुल की पूरी फौज खड़ी थी। हैरत की बात यह थी कि उस फौज के साथ खुद बिग बुल भी वहां खड़ा था, लेकिन वो पहले से काफी अलग और ताकतवर दिख रहा था। यहां तक कि उसने अपना एक हाथ भी रोबोटिक हाथ से रिप्लेस कर दिया था। क्या ये बिग बुल है? यशपाल ने हैरान होकर पूछा।
हाँ, लगता तो वही है। शायद वो खुद इस बार हम पर अटैक करने आया है। डॉक्टर मेहरा बोले। लेकिन वो इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? यशपाल ने पूछा। शायद वो खुद भी एक सुपर ह्यूमन बन गया है और अब हमसे बदला लेना चाहता है। डॉक्टर मेहरा ने अंदाजा लगाया। उधर नदी किनारे खड़े बिग बुल ने अपने रोबोटिक हाथ से हवा में एक स्क्रीन बना ली और उसमें विक्की की बॉडी में लगे चिप की लास्ट लोकेशन देखी, जो कि झरने के पीछे बता रही थी। ऐसे में बिग बुल ने अपने रोबोटिक हैंड से एक मिसाइल उस झरने पर दाग दी, जो उस झरने से होती हुई उस गुफा से जा टकराई और वहां एक जोरदार धमाका हुआ। जब धुआं छटा तो बिग बुल ने देखा कि झरने के पीछे मौजूद गुफा तहस नहस हो चुकी है और अब उसे वहां डॉक्टर मेहरा की लैब साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो यहां बिल में छिपा बैठा है डॉक्टर मेहरा, बिग बुल बोला और फिर वो एक छलांग लगाकर उस लैब की छत तोड़कर वहां कूद गया। कहां छिपे हो मेहरा? दम है तो बाहर आओ, बिग बुल चिल्लाया और फिर अपने रोबोटिक हाथ से एक गन निकालकर लैब में चलाने लगा। इससे लैब का सामान और दीवारें टूटने लगी। तभी उस कमरे की दीवार भी टूट गई जहां डॉक्टर मेहरा और यशपाल छिपकर बैठे थे और उनके बगल में ही विक्की की डेड बॉडी पड़ी थी। तो आखिर कई सालों बाद हम मिल ही गए डॉक्टर मेहरा, बिग बुल डॉक्टर मेहरा को घूरते हुए बोला। हाँ, आज नहीं तो कल हमें मिलना ही था, लेकिन इतनी जल्दी मिलेंगे ये सोचा नहीं था। डॉक्टर मेहरा बोले। अब मिल ही गए हैं तो मुझे वो ब्लू स्टोन लॉकेट दे दो जो तुम मेरी लैब से चुराकर भाग गए थे, बिग बुल बोला। वो लॉकेट मैंने बनाए थे, तो खुद की चीज लेना चोरी नहीं होती, डॉक्टर मेहरा बोले। तुम्हारी इन फालतू की बातों का वक्त नहीं है मेरे पास, चुपचाप लॉकेट दे दो वरना, बिग बुल बोला। वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? अपनी ये धमकियां किसी और को देना बिग बुल, डॉक्टर मेहरा बोले। तुम देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूं? तो ये लो। इतना बोलकर बिग बुल ने अपने रोबोटिक हाथ से डॉक्टर मेहरा के पास खड़े यशपाल पर एक चमकती गोली चलाई, जो यशपाल के चेहरे पर लगी और वहां धमाका हो गया। यशपाल का चेहरा गुब्बारे की तरह फट गया और वो वहीं मर गया। ये देखकर डॉक्टर मेहरा हैरान रह गए। जल्दी से बताओ वो लॉकेट कहां है, वरना अगली बारी तुम्हारी है, बिग बुल ने धमकी दी। मैं मर जाऊंगा लेकिन वो लॉकेट तुम्हारे हाथ नहीं आने दूंगा, डॉक्टर मेहरा गुस्से में बोले। ठीक है, अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो यही सही। लॉकेट तो मैं ढूंढ ही लूंगा। मुझे पता है कि वो तुम्हारे तीनों बच्चों के गले में है और तुम यहां हो तो वो भी यहीं कहीं होंगे। खैर, अफसोस कि जब वो लौटेंगे तो उन्हें तुम्हारी लाश मिलेगी। इतना बोलकर बिग बुल ने फिर से अपना रोबोटिक हैंड उठाया और डॉक्टर मेहरा पर फायर कर दिया। लेकिन उसके रोबोटिक हाथ से निकली गोली डॉक्टर मेहरा को लगती कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया और डॉक्टर मेहरा को वहां से ले गया। जब बिग बुल ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये रोहन था जिसने सही समय पर आकर अपने पापा की जान बचा ली थी। दरअसल बिग बुल जैसे ही नदी किनारे आया था, वैसे ही डॉक्टर मेहरा ने रोहन को मैसेज करके इस बारे में बता दिया था और अपनी लोकेशन भी भेज दी थी, इसलिए रोहन सही समय पर आ सका। हालांकि वो अपने पापा की सीक्रेट लैब देखकर हक्का बक्का था। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ आए जय, काव्या और रिया भी इस बात से हैरान थे कि डॉक्टर मेहरा के पास अपनी खुद की एक सीक्रेट लैब है। पापा, आपकी एक सीक्रेट लैब है और आपने ये बात मुझसे छुपा कर रखी? रोहन हैरान होकर बोला। अब डॉक्टर मेहरा कुछ बोलते तभी बिग बुल बीच में बोल पड़ा। सिर्फ सीक्रेट लैब ही नहीं, और भी बहुत से राज हैं जो तुम्हारे पापा ने तुमसे छुपा कर रखे हैं रोहन। जैसे तुम्हारी मम्मी की मौत, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे पापा का भी हाथ था। जब सालों पहले मैंने अपने आदमी लॉकेट छीनने के लिए शिप पर भेजे थे तो उन्होंने मेहरा को ऑप्शन दिया था लॉकेट के बदले अपने परिवार को बचाने का। लेकिन मेहरा को लॉकेट तुम्हारी और तुम्हारी मां की जान से ज्यादा प्यारे थे। उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन तुम्हारी मां
तुम्हें बचाने के लिए लॉकेट देने आगे बढ़ी, लेकिन मेहरा ने उसे रोक दिया और इसी छीना झपटी में हमारे आदमी से गोली चल गई और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को आगे कर दिया और गोली उन्हें लग गई। तब तुम 2 साल के थे और उनकी गोद में थे। लॉकेट तुम्हारे गले में था। जब तुम्हारी माँ को गोली लगी तो वो तुम्हें लेकर नदी में कूद गई ताकि तुम्हें भी कोई मार न दे, और फिर उसने तुम्हें किसी लकड़ी के टुकड़े पर रख दिया और शायद खुद गोली लगने की वजह से समुद्र में डूबकर मर गई। फिर बाद में तुम उस लकड़ी के टुकड़े पर तैरते हुए एक आइलैंड पर जा पहुंचे जहां प्रताप सिंह, जो कि तुम्हारे दादा थे, वो तुम्हें मिले। बिग बुल के मुंह से यह सच सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सवालिया नजरों से डॉक्टर मेहरा की ओर देखने लगा। रोहन, ये बिग बुल कुछ भी बक रहा है। ये हम बाप बेटे के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है। इसकी नजर इस लॉकेट पर है जो तुम उसे मत देना, इससे फाइट करना। डॉक्टर मेहरा सफाई देते हुए बोले, हाँ ये सच है कि मुझे वो लॉकेट चाहिए, लेकिन जो कुछ भी मैंने अभी तुम्हें बताया वो भी सच है। मेरी बात मान लो रोहन, ये लॉकेट मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे पापा भी इस लॉकेट का इस्तेमाल अपने गलत मकसद के लिए करना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। वो बस लॉकेट के लिए और मुझे मारने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिग बुल ने कहा। यह सुनकर रोहन और भी कंफ्यूज हो गया। तो अब क्या करेगा रोहन? किसका साथ देगा, बिग बुल का या अपने पापा का? बिग बुल ने डॉक्टर मेहरा की सच्चाई बताकर रोहन को बड़ा कंफ्यूज कर दिया था। अब रोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पहले बिग बुल से निपटे या अपने पापा से सवाल जवाब करे। पापा, अभी अभी बिग बुल ने जो कहा, क्या उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। रोहन बोला। रोहन, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये बिग बुल कुछ भी अनाप शनाप बोलकर हमारे बीच में लड़ाई करवाना चाहता है। ये ही तुम्हारी मम्मी का कातिल है। तुम्हारे दादा को भी इसने ही मरवाया था। तो टाइम वेस्ट मत करो और इसे मारो। डॉक्टर मेहरा बोले, बहुत हो गया। मेरे पास तुम बाप बेटे की बहस देखने का टाइम नहीं है। अगर तुम ये लॉकेट नहीं दोगे तो मैं खुद इसे छीन लूंगा। इतना बोलकर बिग बुल रोहन के गले से लॉकेट छीनने के लिए उसके पास जाने लगा। ऐसे में रोहन ने अपना पूरा जोर लगाकर बिग बुल को एक पंच मारना चाहा, लेकिन बिग बुल के रोबोटिक हैंड ने उसका ये पंच रोक लिया। रोहन अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन बिग बुल का रोबोटिक हैंड उससे भी ज्यादा पावरफुल था। तभी बिग बुल ने अपने रोबोटिक हैंड से रोहन को एक पंच मारा। इससे रोहन नदी को पार करता हुआ पीछे लगे 50-60 पेड़ से टकराया और उन्हें तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। उधर रोहन अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए फिर से खड़ा हो गया। उसने अपनी गर्दन की हड्डी चटकाई और फिर गुस्से से बिग बुल की ओर दौड़ा। ये देखकर बिग बुल छलांग मारकर नदी के किनारे आ गया और अपने रोबोटिक हैंड की हथेली खोलकर उसमें से कई लाइटनिंग बॉल्स को रोहन के ऊपर फायर करने लगा। ये लाइटनिंग बॉल्स कई गुना पावरफुल थी। ये जिस भी चीज से टकरा रही थी उसे पलक झपकते ही नष्ट कर रही थी। हालांकि रोहन बिग बुल के इस वार से बच रहा था। अपनी तेज स्पीड और चालाकी से रैंडम डायरेक्शन में मूव करने की स्ट्रेटेजी की बदौलत रोहन बिग बुल के बेहद नजदीक पहुंच गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारना चाहा। तभी बिग बुल ने अपने रोबोटिक हैंड पर कुछ बटन्स प्रेस किए। फिर देखते ही देखते उसका वो रोबोटिक हैंड पहले से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। अब बिग बुल ने अपने इस जायंट रोबोटिक हैंड से रोहन को बिजली की रफ्तार से एक पंच मारा। इससे रोहन कई फीट दूर जा गिरा और एक चट्टान से जा टकराया। इस टक्कर का फोर्स इतना ज्यादा था कि 30 फीट ऊंची ये चट्टान देखते ही देखते टूटकर मलबे में बदल गई और रोहन उस मलबे के अंदर दब गया। उधर काव्या और जय रोहन की मदद करने आगे बढ़े, लेकिन बिग बुल के हथियारों से लैस आर्मी ने उन्हें घेर लिया। वो लोग बड़े बड़े हथियारों से जय और काव्या पर गोलीबारी करने लगे। ऐसे में दोनों उससे बचने और जवाबी हमला करने में ही उलझे रह गए। उधर चट्टान के मलबे में दबा रोहन अचानक सब कुछ उड़ाकर बाहर निकला। वो काफी गुस्से में दिख रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि रोहन के गले में मौजूद वो ब्लू स्टोन लॉकेट बहुत ही तेजी से चमकने लगा था। रोहन को ऐसा महसूस हुआ
जैसे उसने एनर्जी से भरे समुद्र में डुबकी लगा ली हो। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी ताकत महसूस करने लगा। ये ताकत इतनी ज्यादा थी कि रोहन की पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी। दरअसल रोहन लेवल 4 पर पहुंच गया था। हैरत की बात यह रही कि बिग बुल की आर्मी से घमासान लड़ाई कर रहे जय और काव्या ने भी लेवल 4 अनलॉक कर लिया था। अपने तीनों बच्चों को लेवल 4 पर आता देखकर दूर खड़े डॉक्टर मेहरा की आंखें चमक उठी। अब वो इस फाइट को और भी दिलचस्पी से देख रहे थे। उधर रोहन अब गुस्से से फटे ज्वालामुखी की तरह बिग बुल पर बरसते हुए उसे मारने दौड़ा। रोहन को अपने पास आता देख बिग बुल ने उस पर अपने रोबोटिक हाथ से कई फायर किए, लेकिन इस बार लेवल 4 की वजह से रोहन की स्पीड इतनी अच्छी थी कि वो बिग बुल के हर वार से बच रहा था और किसी तरह से उसके पास जाकर चेहरे पर पंच मारने लगा। लेकिन तभी बिग बुल ने अपना रोबोटिक हाथ आगे करके रोहन के पंच पर दे मारा, लेकिन रोहन ने भी उसका रोबोटिक हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन की ये पकड़ इतनी मजबूत थी कि बिग बुल बड़ी मुश्किल से अपने रोबोटिक हैंड को हिला पा रहा था। तुमने अपनी पावर्स अचानक कैसे बढ़ा ली मैं नहीं जानता, लेकिन सच कहूं तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं, क्योंकि अभी भी तुमने मेरा असली रूप देखा नहीं है। इतना बोलकर बिग बुल ने अपने उस विशाल रोबोटिक हाथ को फिर से नॉर्मल कर लिया। फिर उस पर कुछ बटन्स प्रेस किए और इसके बाद उस रोबोटिक हाथ के मेटल्स धीरे धीरे बिग बुल की पूरी बॉडी को कवर करने लगे और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी इस मेटल से कवर हो गई। फिर ये मेटल ग्लो करने लगा। अगले ही पल बिग बुल बिजली से भी तेज रफ्तार से रोहन की ओर दौड़ा। उसने एक के बाद एक कई पंच और किक मारे। उधर रोहन ने भी बिग बुल के इन हमलों से बचने के लिए काउंटर अटैक किया। हालांकि बिग बुल की स्पीड और ताकत इतनी ज्यादा थी कि रोहन को उसके हमलों से बचने में दिक्कत हो रही थी। फिर तभी बिग बुल ने अपनी पावर और बढ़ा दी और फाइनली रोहन के फेस पर एक किक मारकर उसे ऊपर हवा में उछाल दिया। फिर अगले ही पल बिग बुल भी हवा में उछला और ऊपर जा रहे रोहन के फेस पर एक जोरदार पंच मारा। इससे रोहन तेजी से नीचे गिरने लगा और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके गिरने का इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि वहां जमीन में 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। बिग बुल को लगा कि उसने रोहन को चारों खाने चित कर दिया है, लेकिन अगले ही पल रोहन उस 10 फीट गहरे गड्ढे से उछलता हुआ बाहर निकला और गुस्से में बिग बुल की ओर बढ़ा। ये देखकर बिग बुल ने अपने रोबोटिक हैंड से बड़े चमकते गोले के बम बरसाना शुरू कर दिए, लेकिन रोहन उनसे बचता हुआ आगे बढ़ने लगा और इस बार रोहन छलांग लगाकर बिग बुल के सामने कूदने की बजाय ठीक पीछे कूदा और जल्दबाजी में उसने बिग बुल के सर पर पंच मारने की बजाय गर्दन पर मार दिया। इससे बिग बुल को थोड़ा दर्द महसूस हुआ। इससे रोहन समझ गया कि बिग बुल की पूरी बॉडी में उसकी गर्दन सबसे वीक पार्ट है, तो वो अब उस पर टारगेट करते हुए पंच मारने लगा। लेकिन तभी बिग बुल पलट गया और उसने रोहन को अपने रोबोटिक हाथ से एक पंच मारकर कई फुट दूर फेंक दिया। लेकिन रोहन कुछ ही सेकंड में दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब रोहन फिलहाल शक्तियों में बिग बुल से भले ही कम था, लेकिन उसका जोश और दिमाग उसे इतनी देर बिग बुल के सामने टिकने में मदद कर रहा था। अब रोहन दोबारा बिग बुल को मारने आगे बढ़ा। उसका प्लान बिग बुल को सुपर स्पीड पंच मारकर जमीन पर गिराने का था, लेकिन वो जब दौड़कर आया तो बिग बुल ने अपने रोबोटिक हाथ से जमीन पर एक जोरदार पंच मार दिया। इससे जमीन में कई फुट दूर तक दरार पड़ गई और आसपास का एरिया ऐसे हिल पड़ा जैसे कोई भूकंप आया हो। इससे तेजी से दौड़कर आ रहा रोहन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका सुपर स्पीड पंच बेकार हो गया। अब रोहन खड़ा होता कि तभी बिग बुल छलांग लगाकर उसके ऊपर कूद पड़ा। बहुत हो गई भागम भाग, अब और टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। ये फाइट यहीं खत्म होती है, तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। इतना बोलकर बिग बुल ने अपना रोबोटिक हैंड बड़ी सी तलवार में बदला और रोहन को 2 हिस्सों में काटने के लिए अपनी तलवार चला दी। लेकिन तभी रोहन ने अपनी बॉडी को मूव करके खुद को बचा लिया और बिग बुल की वो तलवार जमीन पर लग गई, जिससे वहां एक बड़ा सा छेद हो गया। लेकिन बिग बुल ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए दोबारा रोहन पर तलवार चलाई। रोहन फिर से दूसरी तरफ लुढ़क कर बच गया और फिर बार बार यही सिलसिला चलता रहा। अब बिग बुल के हमले की स्पीड इतनी अधिक थी कि वो रोहन को उठकर भागने का मौका नहीं दे रहा था, इसलिए जमीन पर पड़े रोहन को इधर उधर लुढ़क कर ही खुद को बचाना पड़ रहा था। लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसे बच नहीं सकता था, उसे जल्द कुछ करना था, वरना बिग बुल का गुस्सा
और उसकी तलवार उसे 2 हिस्सों में बांट देगी। तभी जमीन पर लुढ़कते हुए रोहन की नजर थोड़ी दूर पर मौजूद एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर मधुमक्खी का एक बड़ा सा छत्ता लटका हुआ था। ऐसे में रोहन को एक आइडिया आया और वो लुढ़कते हुए उस पेड़ की ओर बढ़ा। फिर जब वो उस पेड़ के नजदीक आया तो उसने अपनी बॉडी को ऐसे मूव किया कि बिग बुल की तलवार के हमले करते ही वो पेड़ गलती से कट गया। ऐसा होते ही पेड़ धड़ाम से नीचे गिरा और इसके साथ ही उस पर लटका मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता भी बिग बुल के सर पर जा गिरा। फिर उसके अंदर मौजूद सैकड़ों मधुमक्खियां गुस्से से तिलमिला उठी और सभी ने बिग बुल पर अटैक कर दिया। वो बिग बुल के शरीर के हर हिस्से पर डंक मारने लगी। इससे बिग बुल को कोई खास दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी सारी मधुमक्खियों से इरिटेट जरूर हो गया, क्योंकि इनमें से कुछ उसके मुंह, नाक और कान में घुसे जा रही थी। इन मधुमक्खियों से परेशान होकर बिग बुल ने अब रोहन पर तलवार से हमला करना बंद कर दिया। रोहन ने भी इसका फायदा उठाया और वहां से हटकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तभी रोहन को याद आया कि बिग बुल की गर्दन उसकी बॉडी का सबसे कमजोर पार्ट है। ऐसे में रोहन ने अपने दिमाग में अपना अगला प्लान बनाया। बिग बुल ने जिस पेड़ को अपनी तलवार से काटा था, रोहन ने उसे उठा लिया और फिर बिग बुल की गर्दन पर जोर से दे मारा। बिग बुल का पूरा ध्यान मधुमक्खियों से बचने में था, इसलिए वो रोहन के इस वार को नहीं देख पाया। ये पेड़ बिग बुल की गर्दन पर इतनी जोर से लगा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे बिग बुल को बहुत तेज दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी रोहन ने पास में मौजूद एक और पेड़ उठाया और दोबारा बिग बुल की गर्दन पर मार दिया। इससे बिग बुल को फिर से तेज दर्द उठा और कुछ देर के लिए उसे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। अब रोहन भी यही चाहता था। वो बिग बुल को जवाबी हमला करने का या कुछ सोचने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अगले ही पल पास में मौजूद एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बिग बुल के रोबोटिक हाथ पर मारने लगा। वो ऐसा बार बार कर रहा था क्योंकि बिग बुल का सबसे बड़ा हथियार उसका वो रोबोटिक हाथ ही था, जिससे वो कई बड़े बड़े अटैक्स कर रहा था। उसे लगा बिग बुल का रोबोटिक हाथ टूट जाएगा, लेकिन वो हाथ बड़ा मजबूत था। उसे कुछ नहीं हो रहा था। ज्यादा टाइम लगने की वजह से बिग बुल का गर्दन वाला दर्द भी कम हो गया और वो खुद को संभालते हुए एक्टिव हो गया। अब रोहन ने जैसे ही वो बड़ा पत्थर बिग बुल के रोबोटिक हैंड पर मारने को उठाया, बिग बुल ने अपने रोबोटिक हाथ को एक आरा मशीन में बदल लिया और उस पत्थर को बीच में से काट दिया। फिर अगले ही पल वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उस आरा मशीन वाले हाथ को लेकर रोहन की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर रोहन के पास बचकर इधर उधर भागने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बिग बुल के रोबोटिक हाथ से बनी ये आरा मशीन गलती से भी रोहन के शरीर के किसी हिस्से पर लग जाती तो वो कटकर दूर गिर जाता। ऐसे में रोहन को अब ताकत की बजाय दिमाग से काम लेकर बिग बुल पर पलटवार करना था, इसलिए उसने भागते हुए चारों ओर नजरें घुमाना शुरू कर दिया। तभी उसे एक 100 फीट ऊंची चट्टान दिखाई दी। ये देखकर रोहन के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। रोहन भागते हुए एक बड़े से पेड़ के पीछे गया और वहां छुप गया। क्या हुआ रोहन? मुझसे डर लग रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ, मुकाबला करो मुझसे। बिग बुल रोहन से बोला और फिर उसे मारने उस पेड़ के पास जाने लगा। लेकिन जब वो पेड़ के पीछे गया तो रोहन उसे वहां नहीं मिला। अब ये कहां गायब हो गया? बिग बुल खुद से बोला। फिर बिग बुल को लगा कि शायद रोहन पेड़ के ऊपर चढ़कर झाड़ियों में छिप गया होगा। ऐसे में उसने अपना आरा मशीन वाला रोबोटिक हाथ उठाया और उस पेड़ को एक झटके में काटकर नीचे गिरा दिया। लेकिन रोहन अभी भी कहीं नहीं दिखा। अब ये रोहन कहां चला गया? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बिग बुल चिढ़ते हुए बोला और इरिटेट होने लगा, क्योंकि वो रोहन को जल्द से जल्द खत्म करके लॉकेट लेना चाहता था। लेकिन रोहन था कि पता नहीं कहां गायब हो गया था। रोहन, सामने आओ, मेरे पास तुम्हारे इस फालतू के खेल के लिए समय नहीं है। बिग बुल गुस्से में चिल्लाया, लेकिन रोहन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस चीज ने बिग बुल के सब्र का बांध तोड़ दिया। ठीक है, अगर तुम ये छुपन छुपाई का खेल खेलना ही चाहते हो तो मुझे पता है कि तुम्हें बाहर कैसे निकालना है। इतना बोलकर बिग बुल कुछ दूर खड़ी रिया के पास गया और फिर अगले ही पल उसने रिया को एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। रिया जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। तभी बिग बुल रिया के ऊपर एक पैर रखकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने रोबोटिक हाथ से बनी आरा मशीन
रिया के ऊपर हवा में लहराई। आखिरी मौका है रोहन, रिया को बचाना है तो सामने आ जाओ, बिग बुल चिल्लाया। लेकिन अभी भी रोहन का कोई अता पता नहीं था। फिर बिग बुल धीरे धीरे अपना आरा मशीन वाला रोबोटिक हाथ रिया की ओर ले जाने लगा। तो अब क्या होगा आगे? कहां गायब हो गया है रोहन? क्या वो सचमुच बिग बुल से डरकर भाग गया है? क्या रिया यूं ही मारी जाएगी? जानने के लिए सुनिए। बिग बुल रिया का गला काटने ही वाला था कि तभी एक जोर की आवाज आई, मेरी रिया से दूर रहो। और ये आवाज दूर ऊपर से आती हुई सुनाई दे रही थी। ऐसे में बिग बुल पलटकर ऊपर आसमान में इधर उधर देखने लगा। अब वो कुछ समझ पाता तभी उसे वो नजारा दिखा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। रोहन उस पेड़ से गायब होकर पास मौजूद 100 फीट ऊंची चट्टान पर चढ़ गया था। इसी चट्टान के ऊपर से उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया था और उस पत्थर को लेकर वो 100 फीट ऊंची चट्टान से छलांग लगाते हुए बिग बुल की ओर आ रहा था। ये देखकर बिग बुल ने हड़बड़ी में अपना आरा मशीन वाला हाथ ऊपर उठाया ताकि उसकी ओर आ रहे रोहन को मार सके। लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार थी क्योंकि 100 फीट की ऊंचाई से कूदने की वजह से रोहन की स्पीड बहुत ज्यादा थी। वहीं उसने जो पत्थर उठा रखा था वो भी काफी बड़ा और मजबूत था। ऐसे में जब रोहन वो पत्थर लेकर नीचे आया तो उसने उसे धड़ाम से बिग बुल के रोबोटिक हैंड पर दे मारा। इससे बिग बुल का वो रोबोटिक हैंड बुरी तरह से टूट फूट गया। उसमें से चिंगारी निकलने लगी और उसने काम करना बंद कर दिया। उधर रोहन ने इस मौके का फायदा उठाया और बिग बुल के उस रोबोटिक हाथ पर एक सुपर पंच मारकर उसे झटके से उखाड़कर धड़ से अलग कर दिया। इससे बिग बुल को बहुत दर्द हुआ क्योंकि इस रोबोटिक हाथ के साथ साथ बिग बुल का उसके अंदर मौजूद असली हाथ भी उखड़ गया था। बिग बुल चिल्लाया और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उधर जमीन पर पड़ी रिया रोहन को अपने सामने देखकर खुश हो गई और दौड़कर रोहन के पास चली गई। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। रिया रोहन को देखकर बोली, मैं तुम्हें कभी छोड़कर कहीं जा सकता हूं? रोहन रिया की आंखों में देखकर प्यार से बोला। अब दोनों एक प्यारा मोमेंट शेयर कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज आई, रोहन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब रोहन और रिया पलटे तो देखा कि ये बिग बुल था जो अपना एक रोबोटिक हाथ कटने के बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। उसके कटे हाथ से खून बह रहा था। शरीर पर चोट के कई निशान थे। आंखें गुस्से से लाल थी और वो रोहन को लगातार घूरे जा रहा था। तुम्हारा गेम ओवर हो गया है बिग बुल। तुम्हारा रोबोटिक हाथ टूट गया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये खोखली धमकियां देने की बजाय यहां से चले जाओ। रोहन ने चेतावनी दी। ये सुनकर बिग बुल जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो रोबोटिक हैंड ही मेरी ताकत था? वो तो सिर्फ मेरा एक एक्स्ट्रा फीचर था जिसे डॉक्टर इकबाल ने यूं ही मेरे टूटे हाथ की जगह लगा दिया था। बट गेस व्हाट? डॉक्टर इकबाल ने मुझे भी एक परफेक्ट सुपर ह्यूमन बना दिया है और मेरी पावर विक्की की तरह 95 पर ही नहीं अटकी है बल्कि 100% तक चली गई है। मतलब मैं सही मायने में एक परफेक्ट सुपर ह्यूमन हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स हूं। मुझे रोकना नामुमकिन है। इतना बोलकर बिग बुल ने अपनी बॉडी को अपग्रेड करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी काली हो गई। बस उसकी आंखें लाल थी। फिर इन्हीं आंखों से उसने रोहन को घूर कर देखा और अगले ही पल उसकी आंखों से लाल रंग की एक तेज रोशनी निकली और रोहन की ओर जाने लगी। ये देखकर रोहन समझ गया कि ये खतरे की घंटी है, इसलिए वो फौरन वहां से हट गया। इससे वो लाल रोशनी जमीन से जा टकराई और वहां एक तेज धमाका हुआ और चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया। तभी बिग बुल ने फिर से रोहन को देखकर उसकी ओर निशाना लगाया, जिससे एक बार फिर ये खतरनाक लाल रोशनी रोहन को तबाह करने उसकी ओर बढ़ी। लेकिन इस बार भी रोहन तेजी से भागकर उससे बच गया। फिर यही सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, पर रोहन ज्यादा देर भाग भी नहीं सकता था। उसे जल्द बिग बुल पर कोई जवाबी हमला करना था। तभी बिग बुल से बचकर भागते समय रोहन की नजर पेड़ पर मौजूद एक सांप पर पड़ी। उसे देखकर रोहन को एक आइडिया सूझा।
उसने बड़ी सावधानी से उस जहरीले सांप को उठाया और फिर जब बिग बुल ने उस पर अगला हमला किया तो वो जानबूझकर धूल मिट्टी वाले इलाके में गया ताकि वहां जब बिग बुल की आंखों से निकली लाल रोशनी से तेज धमाका हो तो चारों ओर धूल ही धूल छा जाए और किसी को कुछ सेकंड के लिए कुछ दिखाई न दे। रोहन की ये ट्रिक काम भी कर गई। वो धमाका होते ही बिग बुल को कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर जब हवा में उड़ती हुई धूल शांत हुई तो बिग बुल के होश उड़ गए। उसने देखा कि एक सांप अचानक उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा है। अब बिग बुल कोई एक्शन लेता उससे पहले ही वो सांप आकर सीधा बिग बुल के फेस से जा टकराया। रोहन ने उसे इस तरह से फेंका था कि सांप ने आते ही बिग बुल की आंख पर काटकर उसे चोट पहुंचा दी। इस जहरीले सांप के दांत जैसे ही बिग बुल की आंखों में घुसे उसे बहुत तेज दर्द हुआ। कुछ पल के लिए उसे कुछ दिखाई भी नहीं दिया। सांप का जहर उसे तकलीफ जरूर दे रहा था, लेकिन बिग बुल इतना शक्तिशाली था कि ये जहर उसे नहीं मार सका, बस थोड़ा सा दर्द और हेडेक दे गया। बिग बुल ने तुरंत अपने चेहरे पर बैठे सांप को अपने इकलौते हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। हालांकि सांप के आंख में डसने से उसकी आंखों से वो लाल रोशनी निकलना बंद हो गई। उधर ये देखकर रोहन फौरन दौड़कर बिग बुल के पास आ गया और उस पर मुक्कों की बरसात करने लगा। रोहन ने एक के बाद एक करीब 50 मुक्के बिग बुल के चेहरे पर धर दिए। तब जाकर वो जमीन पर गिरा, लेकिन रोहन अभी भी नहीं रुका। वो लगातार बिग बुल को मारे जा रहा था, लेकिन तभी बिग बुल ने अपने इकलौते हाथ से रोहन की गर्दन दबोच ली। इससे रोहन के मुक्कों की रफ्तार थोड़ी कम हो गई, लेकिन रोहन ने अभी भी बिग बुल को मारना नहीं छोड़ा। ये देखकर बिग बुल ने अपने हाथों की पकड़ और मजबूत कर ली और रोहन की गर्दन दबाकर उसका दम घोटना चाहा, लेकिन जवाब में रोहन ने बिग बुल को और जोर से पंच मारना शुरू कर दिया। इससे बिग बुल की पकड़ वापस नॉर्मल हो गई। अब रोहन बिग बुल को इतना मार चुका था कि बिग बुल के चेहरे का नक्शा बिगड़ गया था। उसका चेहरा सूज गया था और नाक मुंह से खून की बूंदें बाहर निकलना शुरू हो गई थी। सभी को लगा कि अब कुछ ही देर में बिग बुल का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी बिग बुल ने अपनी नई शक्तियों को बाहर निकालकर सभी को चौंका दिया। उसने अपनी बॉडी को फिर अपग्रेड किया और इस बार उसकी पूरी बॉडी पर सैकड़ों नुकीले कांटे निकल आए। ये कांटे बिग बुल के उस इकलौते हाथ पर भी निकल आए जिससे उसने रोहन की गर्दन दबोच रखी थी। इस कारण उसकी हथेली से निकले सभी कांटे रोहन की गर्दन में जा घुसे और उसकी गर्दन खून से सन गई। इससे रोहन को बहुत तेज दर्द हुआ और उसने अपनी सारी एनर्जी बिग बुल को पंच मारने की बजाय खुद को इन नुकीले कांटों से छुड़ाने में लगा दी। अब रोहन किसी तरह से बिग बुल के चंगुल से छूट तो गया, लेकिन उसका गला कांटों की वजह से खून से लथपथ हो चुका था। उधर बिग बुल अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो गया था। उसकी पूरी बॉडी कांटों से भरी हुई थी और इन्हीं कांटों वाले हाथ से बिग बुल ने रोहन के चेहरे पर एक पंच जड़ दिया। इससे रोहन का चेहरा भी कांटे लगने की वजह से खून से सन गया। इतना ज्यादा खून बहने की वजह से रोहन काफी कमजोर महसूस कर रहा था। वहीं बिग बुल फुल एनर्जी में लग रहा था और अब रोहन की जान लेने को बेताब था। खून से सना होने के बावजूद रोहन बिग बुल से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिग बुल के आगे उसका जीतने का कोई चांस नहीं लग रहा था। बिग बुल अपने कांटों वाले हर वार के साथ रोहन को और भी ज्यादा घायल कर रहा था। मैंने कहा था ना रोहन, इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर ह्यूमन हूं। इतना बोलकर बिग बुल ने एक के बाद एक रोहन पर कई लात और घूंसों की बरसात कर दी। वो रोहन को करीब 20 मिनट तक अपने कांटों वाले हाथ और पैर से मारता रहा। इससे रोहन को पूरे शरीर में कई चोटें आई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े खून से सन गए। वो बेहद कमजोर लग रहा था। उधर काव्या और जय के ऊपर भी बिग बुल की आर्मी भारी पड़ रही थी, इसलिए वो रोहन की मदद को नहीं आ पा रहे थे। लेकिन रिया से रोहन की ये हालत देखी नहीं गई। वो दौड़कर रोहन के पास चली गई, जहां बिग बुल उसे अभी भी मार रहा था। बस करो, रुक जाओ प्लीज। रोहन को मत मारो, उसे जाने दो। तुम्हें लॉकेट चाहिए ना, ले लो, लेकिन रोहन को छोड़ दो। रिया गिड़गिड़ाई। ये देखकर बिग बुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रोहन को मारना बंद कर दिया और बोला, क्या बात है, प्यार हो तो ऐसा। रोहन,
तुम्हारी गर्लफ्रेंड बड़ी समझदार है। मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा। अपना लॉकेट मुझे सौंप दो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। अब रोहन कुछ बोलता कि तभी रिया उसके पास चली गई। रोहन, मान जाओ ना, अपना लॉकेट दे दो। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। फिलहाल तुम्हारी जान इस लॉकेट से ज्यादा जरूरी है। इतना बोलकर रिया रोहन के गले से लॉकेट निकालकर बिग बुल को देने लगी, लेकिन तभी एक हवा का झोंका आया और रोहन को उठाकर अपने साथ ले गया। ये देखकर बिग बुल और रिया दोनों हैरान रह गए। ये डॉक्टर मेहरा थे, जिन्होंने पैरों में अपने खुद के बनाए सुपर फास्ट शूज पहन रखे थे। रोहन, बिग बुल मेरी उम्मीद से भी कई ज्यादा ताकतवर निकला। वो हमसे लॉकेट छीने उससे पहले हम यहां से भाग जाते हैं। उसे बाद में कभी देख लेंगे, डॉक्टर मेहरा बोले। अब रोहन कुछ कहता कि तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। ये रिया थी, जिसे बिग बुल ने दबोच लिया था। चुपचाप ये लॉकेट मेरे हवाले कर दो, वरना रिया नहीं बचेगी, बिग बुल ने रिया की गर्दन दबोचते हुए धमकी दी। ये देखकर रोहन हैरान रह गया। वो रिया को बचाना चाहता था, लेकिन खून से लथपथ होने की वजह से उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी और बिग बुल किसी भी वक्त रिया को मार सकता था। रुक जाओ, रिया को कुछ मत करना। तुम्हें ये लॉकेट चाहिए ना? ले लो। कोई भी लॉकेट रिया की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, रोहन बोला और गले से लॉकेट निकालने लगा। लेकिन तभी डॉक्टर मेहरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? हम ये लॉकेट बिग बुल को नहीं दे सकते, वरना अनर्थ हो जाएगा, डॉक्टर मेहरा बोले। पापा, अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मैं फिलहाल लड़ने की हालत में नहीं हूं, और अगर लड़ा भी तो रिया की जान को खतरा है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, हम लॉकेट बिग बुल को दे देंगे। रोहन की ये बात सुनकर डॉक्टर मेहरा चिढ़ गए। रिया रिया रिया, जब देखो रिया की रट लगाते रहते हो। ये लड़की हमेशा मेरे प्लान में रोड़ा बनती है। मेरा डिसीजन फाइनल है, हम लॉकेट बिग बुल को नहीं देंगे। अगर रिया मरती है तो मर जाए। इतना बोलकर डॉक्टर मेहरा रोहन के हाथ से लॉकेट छीनने लगे, लेकिन रोहन ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और उसे डॉक्टर मेहरा को नहीं लेने दिया। नहीं पापा, मेरे लिए रिया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं लॉकेट देकर रिया की जान बचाऊंगा, उसे यूं ही नहीं मरने दूंगा। रोहन की यह बात सुनकर डॉक्टर मेहरा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने गुस्से में रोहन को एक थप्पड़ जड़ दिया। अपने बाप से जुबान लड़ाते हो? चुपचाप ये लॉकेट मुझे दे दो, वरना रिया की तरह तुम्हें भी बिग बुल के हाथों मरने छोड़ दूंगा। इतना बोलकर डॉक्टर मेहरा रोहन के हाथ से लॉकेट छीनने की कोशिश करने लगे। अब रोहन सिर से लेकर पांव तक खून से सना था। उसमें इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन रिया की जान बचाने के लिए उसने लॉकेट इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि डॉक्टर मेहरा भी उसे छीन नहीं पा रहे थे। रोहन का ये जिद्दीपन देखकर डॉक्टर मेहरा पगला गए और लॉकेट पाने के लिए घायल रोहन पर लात घूंसे बरसाने लगे। लॉकेट छोड़ दे रोहन, अपनी माँ की तरह जिद्दीपन मत दिखा, वरना तू भी मेरे हाथों मारा जाएगा जैसे वो मरी थी। डॉक्टर मेहरा के मुंह से गुस्से में सच निकल गया। अपनी माँ की मौत का सच सुनकर और रिया की जान खतरे में देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आने लगा। उसके तन बदन में आग सी लग गई। अपने पापा की मार खाने और खून से नहाने के बावजूद उसने अपनी बॉडी को पुश किया और फिर अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी और उसका शरीर ऊर्जा से भरने लगा और अचानक से उसके शरीर में इतनी सारी एनर्जी आ गई जिसका कोई हिसाब नहीं था। ऐसा होते ही उसने गुस्से में अपने पापा को जोर का झटका दिया और वो कई फुट दूर हवा में उड़ते हुए गिर पड़े। फिर अगले ही सेकंड रोहन इतनी तेजी से दौड़ा कि बिग बुल भी उसे नहीं देख पाया और रोहन ने बिग बुल को एक पंच मारकर रिया को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। जब बिग बुल और डॉक्टर मेहरा ने ध्यान से देखा तो रोहन का लॉकेट बहुत तेज चमक रहा था, मतलब वो लेवल 5 पर आ चुका था। सबसे पहले रोहन ने दूर खड़े डॉक्टर मेहरा को घूर कर देखा। पापा, आपने मुझे धोखा दिया, मेरी माँ को भी मारा और अब रिया को भी मरने देना चाहते थे।
मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब रोहन आगे बढ़ा ही था कि पीछे से बिग बुल ने उस पर हमला कर दिया। ये लॉकेट मुझे दो अभी। इतना बोलकर बिग बुल ने अपना इकलौता हाथ रोहन को मारने के लिए उठाया, लेकिन अब रोहन लेवल 5 पर आने के बाद इतना ताकतवर बन चुका था कि उसने बड़ी आसानी से बिग बुल का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसे उखाड़ फेंका। इससे बिग बुल को बहुत दर्द हुआ। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे दोनों हाथ उखाड़ दे। अगर मैं तुझे नहीं हरा सका तो मैं तुझे खुशी से जीतने भी नहीं दूंगा। तेरी सबसे प्यारी चीज को मसल दूंगा। इतना बोलकर बिना हाथों वाला बिग बुल गुस्से में दौड़कर रिया के पास उसे मारने के इरादे से गया। वो अपनी किक से रिया को मारने ही वाला था कि तभी रोहन बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ गया और उसका पैर पकड़कर बोला, मेरी रिया को अगर हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर गुस्से में बिग बुल के दोनों पैर भी उखाड़ दिए। अब दोनों हाथ और दोनों पैर के बिना बिग बुल की बॉडी से बहुत खून बहने लगा और फिर वो तड़प तड़प कर मर गया। उधर रोहन ने काव्या और जय की हेल्प करते हुए बिग बुल की आर्मी को भी मार दिया। अब रोहन की नजरें अपने पापा को ढूंढने लगी, लेकिन वो वहां से गायब हो गए थे। रोहन ने गुस्से में बिग बुल को जिस तरह से मारा वो देखकर डॉक्टर मेहरा अपने सुपर फास्ट शूज वाले गैजेट की मदद से 9-2-11 हो गए। रोहन, पापा तो धोखेबाज निकले और कहीं गायब भी हो गए। अब हम क्या करेंगे? काव्या ने पूछा। पापा ने जो हमारे साथ किया उसके लिए हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्हें ढूंढेंगे और अपनी मां की मौत का बदला लेंगे, रोहन ने गुस्से में बोला। और फिर रिया, जय और काव्या के साथ अपने पापा को खोजने निकल पड़ा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को और पॉकेट एफएम को अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कई और दिलचस्प कहानियों की सैर करने के लिए बने रहिए पॉकेट